हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो वेब प्लस पर। दोस्तों, आजकल के हमारे टाइम में ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लैट सिस्टम और हाउस प्रॉपर्टी और ये सब है। ज़्यादातर लोग रेंटल इनकम आजकल बहुत कमा रहे हैं। तो रेंटल इनकम में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। कोई लोग जो है चेक से ले लेते हैं रेंट, कोई कैश लेते हैं, कोई अकाउंट में ले लेते हैं। तो बहुत सारे उसमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जानकारी है, जो सभी को जिसकी ज़रूरत है या पता होना चाहिए उससे पहले, जो हमारी रेंटल इनकम ले एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे पहले। तो आज हम इसी जो है रेंटल इनकम के बारे में, जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे। हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जयप्रकाश जी आपको ये पूरी डिटेल जो है बताएंगे। तो जयप्रकाश जी, आप बताइए कि किस किस टाइप के जो है हाउस प्रॉपर्टी रहते हैं और रेंटल इनकम कंसिडर किया जाता है, कितना टैक्स बनता है, नहीं बनता है, वो सारी जानकारी आप जो है व्यूअर्स को दीजिए। थैंक यू अमित जी। अमित चौधरी जी ने जैसा बताया कि आज की डेट में स्मॉल सिटीज़ हों या दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं, सभी में काफ़ी लोगों के पास रेंटल इनकम का एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होती है। और इनकम टैक्स में 5 तरह की इनकम होती है जिस पर टैक्स लगता है। तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आती है। इनकम टैक्स में अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उसके लिए सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कितने तरह की हमारे पास हाउस प्रॉपर्टीज हैं। जैसा कि आपको एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, कि आपका हाउस प्रॉपर्टी या तो सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है, यानी कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसमें खुद रह रहे हैं, या आपने उस घर को रेंट पर दे रखा है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी आपकी ऑफिस भी हो सकता है, शॉप भी हो सकती है, कोई बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती है जिसमें मोर देन 1 यूनिट्स, काफी यूनिट्स हो, 3, 4, 5 फ्लोर। जैसे आजकल कल्चर है कि एक प्लॉट में 4 फ्लैट बना दिए, 4 मंजिल, है ना। तो वो बड़ी बिल्डिंग के कैटेगरी में आ जाएगी, राइट। ऐसे ही, या कई बार हाउस प्रॉपर्टी अगर छोटे सिटीज़ में देखें तो लोग फार्म हाउसेज बना करके रहते हैं, तो उसके अंदर एक बिल्डिंग भी है और उसके चारों तरफ लैंड भी है। और कई बार तो सिटीज़ में भी सपोज करो आपके पास एक बिल्डिंग है और साथ में एक पार्किंग लॉट है और यू आर यूजिंग इट एज ए, आप उसको पार्किंग लॉट की तरह यूज कर रहे हैं और रेंट आ रहा है आपको पार्किंग इनकम से। हाँ, तो मीन्स आपके पास एक जगह पड़ी है जिसमें 15 गाड़ी खड़ी करने की जगह, और आपने उसको उस पे रेंट गाड़ियों पर रेंट लेना। तो ये सब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कैटेगरी में किस कंडीशन में आएंगी, किस कंडीशन में नहीं आएंगी और उन पे क्या टैक्स लगेगा, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज में यूज हो, चाहे वो रेजिडेंस के लिए यूज हो, दोनों ही कंडीशन में उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आपको आ रही है, रेंटल इनकम, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही काउंट होगी। इनकम के लिए जो पर्सन लायबल है, जिस पर्सन को टैक्स पे करना है, वो उसका लीगल ओनर होना जरूरी है, यानी कि प्रॉपर्टी उसके नाम है। हाँ, लीगल ओनर की डेफिनेशन में मतलब इनकम टैक्स में भी डिफाइन है और वैसे प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइंड है कि लीगल ओनर कौन होता है। जनरली बहुत बार एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी लीगल ओनर माना जाता है, प्रोवाइडेड कि उसकी कंसिडरेशन पे हो, रेंट एग्रीमेंट बना हो, प्रॉपर एग्रीमेंट्स बने हो। अगर प्रॉपर्टी आपकी, सपोज कीजिए कि आपके पास अपना घर है और आप उस घर को रेजिडेंस के अलावा आप एज ए बिजनेस में यूज कर रहे हैं, आप ऑफिस बना के यूज कर रहे हैं, अपने खुद के ही घर को ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मानी जाएगी। उसके लिए फिर बिजनेस की इनकम के डेफिनेशन में लेके जाएंगे, तो वो टैक्सेबल अंडर बिजनेस हेड होगी। तो उसका टैक्स की कैलकुलेशन करने का मेथड डिफरेंट है। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी पे टैक्स जब पे करना होता है तो वो टैक्स की जो कैलकुलेशन है या प्रॉपर्टी पर जो टैक्स पे करना होता है उसकी एक एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना होता है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे
सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिस घर में हम रह रहे हैं उस पर भी टैक्स बन जाता है? वही चीज अभी क्लियर कर रहे हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या मतलब है और टैक्स का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे इनकम टैक्स देना होगा। देखिए, अगर आप खुद ओन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जिस घर में रह रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होगा, या आपकी फैमिली रह रही है उसमें, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं या आपके बच्चे रह रहे हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। या अगर आपका घर वैकेंट है और आपने पूरे ईयर में किसी भी टाइम फ्रेम में आपने उसको कभी भी लेट आउट नहीं किया, तो भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मतलब में आएगी। मान लीजिए किसी के पास 2 घर हैं, एक में वो रहता है और एक फ्लैट और है वो खाली पड़ा है, हाँ, तो वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा सकता है, बशर्ते वो पूरे साल में कभी भी किराए पे नहीं दिया गया हो। हाँ, ठीक है। इवन फॉर ए सिंगल डे भी रेंट पे नहीं दिया। अगर वो रेंट पे दिया, चाहे एक दिन के लिए भी दिया पूरे साल में, तो फिर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, वो आपका लेट आउट वाली डेफिनेशन में आ जाएगा। बट उसकी कैलकुलेशन का मेथड अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपने उसको ध्यान रखना कि रेंट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। जी। होता ये है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम एक पर्सन के लिए मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज को वो उसके पास ये ऑप्शन है कि ही कैन चूज कि भाई मेरे पास ये 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, प्रोवाइडेड वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या वैकेंट हो। हाँ, लेट आउट है तो फिर आप नहीं कह सकते कि जी कोई बात नहीं, मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, दोनों आपने किराए पे दे रखी हैं, या 2 में से एक पे आप रह रहे हैं, एक को आपने रेंट पे दे रखा, फिर आप ये ऑप्शन नहीं है कि मेरी दोनों, मैं कह दूं कि जी मेरे पास दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मतलब जिस प्रॉपर्टी को आपने वैकेंट है या उसमें खुद रह रहे हैं, या आपकी फैमिली रह रही है, या आपकी फैमिली डिवाइडेड हो गए 2 अलग अलग घरों में रह रही है, तो मैक्सिमम 2 घरों का आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको चूज कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, या इनकम टैक्स में टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए कि ये 2 घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। ठीक है। और उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज की, उनकी नील मानी जाएगी, क्योंकि रेंट तो एक्चुअल में आ ही नहीं रहा आपके पास। तो और दूसरे तरीके से उनकी वैल्यूएशन जो अभी आगे बताएंगे कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है टैक्स पर्पस के लिए। जी। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मान लीजिए किसी के पास 3 घर है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास 2 फ्लैट यहाँ पे, एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरे पेरेंट्स रहते हैं उसी फ्लैट में, दोनों मेरे नाम है। एक प्रॉपर्टी मैंने अपने नजदीक हिल स्टेशन पर लेकर डाल रखी है कि भाई मैं कभी कभी जाता हूँ और वहाँ पे एक चौकीदार रहता है, वैसे खाली पड़ा है, कोई किराए पे मैंने नहीं दी हुई, तो उस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा सर? आपने कहा कि 2 तक अलाउड है। ऑल्दो आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, वैसे आपके पर्पस के लिए ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, बट इनकम टैक्स पर्पस के लिए केवल 2 का ऑप्शन मिलेगा आपको एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करने का। तो किसी एक प्रॉपर्टी पे आपको इनकम टैक्स देना होगा उसकी एनुअल वैल्यू पर। अब एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन आप यूं कर सकते हैं कि सपोज कीजिए एक आपको मेट्रो सिटी में एक शहर है, दिल्ली में है, उसकी एनुअल वैल्यू सपोज कीजिए जो भी कैलकुलेशंस होती है, देखिए एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड पे बताएंगे आपको। एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन तो जिसकी आपको इन तीनों प्रॉपर्टी में से जिस प्रॉपर्टी की आपको सबसे ज्यादा एनुअल वैल्यू नजर आती है, आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दें, थर्ड वन जिसमें सबसे लोवेस्ट एनुअल वैल्यू आती है आप उसको लेट आउट डिक्लेयर करके, मतलब जिसकी इनकम सबसे कम बनती है मार्केट के हिसाब से या जैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से, हाँ, तो वो घर हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि जी ये इनकम है हमारी, लेट आउट है और आप इस पे टैक्स ले लो, बजाय के ज्यादा बोले। देखिए ये चीज थोड़ी सी लोगों को हो सकता है अच्छी नहीं, अजीब सी लगती होगी कि ये क्या मतलब है कि अगर मैं घर पे रेंट आ ही नहीं रहा, मेरे पास इनकम हो ही नहीं रही घर से, फिर भी मेरे को उसको लेट आउट मानना पड़ेगा। बट दिस इज द फ्रेमवर्क कि इनकम टैक्स में यही माना गया है कि भाई आपको अगर 2 से ज्यादा घर हैं आपके पास और अगर वो उनसे रेंटल इनकम नहीं भी आती है, तब भी आपको उनकी एक एनुअल वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स हर साल देना होगा। एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशंस के लिए हम आगे देखेंगे, और जो एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन होगी उसमें हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड पे हम वापस आ जाएंगे, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे एनुअल वैल्यू से रिलेटेड एक बार इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी पूरे साल या किसी साल के हिस्से में लेट आउट की गई है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है या तो एक्चुअल रेंट जो आपने कलेक्ट किया या जो उसकी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है उस प्रॉपर्टी का, उसमें से जो भी अमाउंट ज्यादा हो। तो अब बात कर रहे हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की, अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में
तो एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको कैलकुलेट करना है। रीजनेबल मीन्स जो मार्केट में चल रहा है, या कोई गवर्नमेंट बॉडी जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया की इवैल्यूएशन, हाँ उन्होंने कोई इवैल्यूएशन करी है हाउस टैक्स के पर्पज से। बेसिकली हम हाँ जहाँ म्यूनिसिपलिटीज के केस में तो हाउस टैक्स पे करते हैं, जी, जी, तो उसकी एक वैल्यू की जाती है। जी, जी, वो वैल्यू या फेयर रेंट मार्केट में जो भी हमारे को मार्केट रेंट में मिलेगा नियर बाई सेम वैसी ही प्रॉपर्टी का, हाँ, तो उसकी जो वैल्यू, उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, जी जी तो इन दोनों फिगर में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगी वो आपका एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है सर, तो इसमें ये जो एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सर, तो इसमें हमें छूट भी कुछ मिलेगी टैक्स में? एनुअल वैल्यू में जब जो कैलकुलेशन आई उसके बाद हम यानी कि जो रेंटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल तो देखिए एक नॉर्मल सिनेरियो में लेके चलते हैं हम, जो भी अब आगे डिस्कस करेंगे हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि एक पर्सन के पास 2 घर हैं। एक घर उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड में अपना खुद पूरी फैमिली रह रही है, और एक दूसरा घर है जो उन्होंने लेट आउट कर रखा है। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो जिस घर में आप खुद रह रहे हैं उसकी एनुअल वैल्यू तो निल हो जाएगी जी। जो लेट आउट है उसका जो आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा है, या एनुअल म्यूनिसिपलिटी वैल्यू या रीजनेबल फेयर रेंट है, उसमें से जो भी अमाउंट ज्यादा है तो उसकी कैलकुलेशन या एक्चुअल रेंट में से जो अमाउंट ज्यादा होगी वो एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है। उस एनुअल वैल्यू में से जो आपने म्यूनिसिपलिटी टैक्स एक्चुअल में पे किया है उस पीरियड में, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक आपको रिपेयर मेंटेनेंस के नाम के लिए 30% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अच्छा। चाहे आपने एक्चुअल में कोई मेंटेनेंस किया या नहीं किया, 30% का फायदा मिलेगा। हाँ, वो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है। वो एक्चुअल रेंट आपने चाहे मेंटेनेंस में 50% खर्चा किया हो वैल्यू का, चाहे आपने कोई खर्चा नहीं किया, आपको 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड है वो मिलेगी। उसके अलावा अगर आपने उस प्रॉपर्टी पर कोई इंटरेस्ट लोन लिया हुआ है और उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट आपको उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव फिगर है तो उस पर टैक्स देना है, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ज्यादा हो और एनुअल वैल्यू से या रेंट से ज्यादा आ जाए ये फिगर, तो नेगेटिव इनकम हो जाएगी। तो हो सकता है वो नेगेटिव इनकम आपकी किसी दूसरी इनकम में से माइनस होकर के और आपको कम अमाउंट में टैक्स देना, तो बेनिफिट मिलेगा। मींस अगर हमने कोई लोन अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी लिया हुआ है, तो उस पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी हमारी उस प्रॉपर्टी की इनकम में से कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस यहाँ आता है कि एक बार पिछली स्लाइड में ही चलते हैं, नेक्स्ट पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर इसमें हम अगर बात करें कि प्रॉपर्टी की जो इंटरेस्ट की डिडक्शंस है उसमें भी 2 सिचुएशंस आती हैं। अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उस केस में भी आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, जबकि एनुअल वैल्यू उसकी नील मानी जाएगी जी। क्योंकि हम पहले अपने इस पूरी कैलकुलेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 2 तरह की प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। एक वो प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्युपाइड है और एक वो प्रॉपर्टी जो लेट आउट है। सपोज कीजिए हमारे पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तो नील होगी, उसके बाद उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगा क्योंकि वो तो नील का 30% भी नील ही होता है, तो ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होगा। म्यूनिसिपलिटी टैक्स कुछ नहीं कटेगा क्योंकि वो माइनस में वो अलाउड नहीं है। बट उस केस में आपको इंटरेस्ट फिर भी डिडक्शन अलाउड है, तो 0 माइनस जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। बट इसमें कैपिंग है कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा अगर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट पेड मोर देन 2 लाख रुपीज है। तो 2 लाख तक की छूट हमें मैक्सिमम है। वो 2 लाख की भी लिमिट ये है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, हाँ इसी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और आपने उस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करने के लिए या परचेज करने के लिए अगर आपने होम लोन लिया है तो उस केस में 2 लाख रुपए। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी की रिनोवेशन किया, रिपेयरिंग की, मतलब आपने उसको रिपेयर के लिए अगर लोन लिया है तो उस केस में 30,000, तो मैक्सिमम 30,000 की छूट मिलेगी सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में। लेट आउट के केस में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना 2 लाख वाली है ना 30,000, वो एक्चुअल खर्चा माइनस होगा, जो एक्चुअल होगा वो होगा। ठीक है सर। इंटरेस्ट आप, बल्कि कई बार कई क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जी इंटरेस्ट बैंक से ही लेना जरूरी है होम लोन? जनरली हम इसको होम लोन बोलते हैं, घर के लिए जो लोन लिया जाता है, तो आप दोस्तों से भी ले सकते हैं, वहाँ लोन होना चाहिए बस। जी। तीसरी चीज आती है कि भाई हाउस प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम सपोज कीजिए कि कई बार कई लोग पूछते हैं कि जी अगर मेरा वो घर जो है
मैंने कई लोग करते हैं ना कि भाई मैंने एक रेंट पे एक प्रॉपर्टी मेरे पास, मैं टेनेंट के तौर पे मैंने ये प्रॉपर्टी ले रखी है और मैंने इसको सबलेट कर दिया। जी जी, आपने एक और किसी और को, जैसे tenant सपोज रख करो दिया, ये मैंने जी। एक ऑफिस बनाया, जी, जैसे आजकल आप- को वर्क स्पेस वाला जी, एक जी। कॉन्सेप्ट चल रहा हाँ, है। और पीजी वाला भी होता है, पीजी वाला भी, गेस्ट, हाँ। पेइंग गेस्ट। हाँ, कि किसी ने एक प्रॉपर्टी लेट आउट किया, हाँ। तो जो ओनर है उसको तो रेंट मिल रहा है। जी, जी। बट मैं रेंट दे रहा हूँ और साथ में मैंने भी 3 लोगों को उसको रेंट पे दे आप दिया, उससे सबलेटिंग बोलते हैं। आप उसी प्रॉपर्टी से आप भी रेंट कमा रहे फर्दर हो। रेंट कमा रहा हूँ। हाँ। तो वो जो रेंटल इनकम हुई इस तरह से सबलेटिंग वाली इनकम, जी। वो बिजनेस है, वो ओके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में नहीं जाए। ओके ओके। वो टैक्सेबल है क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। जी जी जी, तो वो आपके लिए तो बिजनेस इनकम हो गई, और जो प्रॉपर्टी के हाँ, एक्चुअल वो- ओनर है उनके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, जो आप रेंट चुका है। हाँ, क्योंकि वो तो एक्चुअल रेंट ले रहे हैं, मैं सबलेटिंग कर रहा हूँ। जी 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 जी। और ओनर को ही टैक्स देना है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे मैंने पहले बताया कि डीम्ड ओनर कुछ कंडीशंस में माना जाता है। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि मेरे को रेंट इनकम आ रहा है और उसको सेव करने के लिए इनकम टैक्स ना दूं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं लोग, लेकिन वो ट्रिक्स अलाउड नहीं है। जैसे कई बार अगर आपने अपनी वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, या माइनर चाइल्ड को अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन या अंडर वैल्यू करके, भाई आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है और आपने 5 लाख रुपए में पे कर दी, हाँ, वो 1 property- लाख या 2 लाख ट्रांसफर करा value, लिए या और वैसे नाम ट्रांसफर कर दिया। हाँ, या वैसे गिफ्ट डीड बना के आपने ट्रांसफर कर जी। दिया, तो उस केस में वो डीम्ड ओनर आप उस प्रॉपर्टी के, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो आप लीगल ओनर तो आपने उनको बना दिया, जी, जी। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स पर्पज के लिए ओनर आप ही माने जाएंगे, क्योंकि माइनर तो होगा नहीं। माइनर तो वैसे नहीं होगा, और वाइफ का माना नहीं जाएगा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी जी। वाइफ ऑल्दो लीगल ओनर होगी इस केस में, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आप ही को डीम्ड ओनर मानेगा और इनकम टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। कई लोग अपने टैक्स सेविंग करने के लिए ऐसा करते हैं, बिजनेस एम्प्लॉयज पर्सन लोग कई बार ऐसे ही करते हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सोसाइटीज के केस में या कंपनीज में जहां बिल्डर्स फ्लैट अलॉट होते हैं, तो वहां कई बार क्या होता है कि ओनरशिप, लीगल ओनर, प्रॉपर टाइटल वैसे रजिस्ट्री नहीं होती। तो सोसाइटीज के केस में एक मेंबरशिप बने आप सोसाइटी के, तो भी आप ओनर माने जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो उस केस में डीम्ड ओनर माना जाएगा। या लीज के केस में अगर मोर देन 12 ईयर्स की लीज है, लीज के केस में 12 साल से ज्यादा की अगर लीज है, तो भी आप ओनर आप ही होंगे फिर उस केस में। ओके ओके ओके। शॉप के केस में कई बार पूछते हैं कि जी क्या दुकान अगर आपकी है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी? देखिए, अगर वो शॉप है, बिल्डिंग के तौर पे है, उससे अगर आपको रेंटल इनकम आती है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो शॉप या वो अगर मैं ऑफिस टाइप का भी बनाया, वो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर वो बिजनेस इनकम में आ जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था सर। मान लीजिए मेरा घर है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान है, वो अगर मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूँ तो उससे इनकम मेरी बिजनेस इनकम होगी। अगर उसी दुकान को मैं किसी दूसरे को किराए पे दे देता हूँ तो वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। और दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होगा। काफी ठीक है सर, ठीक है सर, वो मैं ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। कई बार कंपोजिट रेंट का भी एक इशू आता है। जैसे कंपोजिट रेंट आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में होता है, जैसे आपने घर दिया अलोंग विद फर्नीचर, ओके, अलोंग विद एसी, फर्निश्ड फर्निश्ड घर जब लोग देते हैं जी, और आपको टोटल रेंट मिलता है, तो यहाँ 2 सिचुएशन हो सकते हैं। या तो आपके एग्रीमेंट में ये चीज डिफाइंड हो कि आप प्रॉपर्टी का रेंट इतना लेंगे और बाकी फर्निशिंग का अलग से रेंट डिफाइंड है, तो उस केस में प्रॉपर्टी वाला जो रेंट आ रहा है वो तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उस इनकम का तो 30% आपको डिडक्शन भी मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी जी। क्योंकि देखिए, अगर मान लो सपोज कीजिए कोई एक प्रॉपर्टी को मैं 10 लाख रुपए में मैंने कंपोजिट रेंट ले रहा हूँ पूरे साल में, और 10 लाख में से 5 लाख रुपए मैं फर्निशिंग का ले रहा हूँ, 5 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी का है। अगर टोटल 10 लाख प्रॉपर्टी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान ली जाए, तो 10 लाख का 30%, 3 लाख रुपए तो मेरे को एक्सटेंडेड डिडक्शन मिल जाएगा, 7 लाख रुपए पे टैक्स देना है। जी जी जी। लेकिन अगर मैंने उसको रेंट एग्रीमेंट में ये चीज क्लियर कर दी कि भाई 5 लाख रुपए मेरे को फर्निशिंग का है और 5 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी का, तो उस केस में मुझे 5 लाख रुपए पर 30% का डिडक्शन मिलेगा, 1.5 लाख। बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं रेस्ट, वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। जी जी। वो 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस की इनकम है, बिजनेस इनकम इनकम मैं एक तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ अपनी एक प्रॉपर्टी फर्निशिंग करके। जी जी।
हाँ, अगर कंपोजिट रेंट है और डिविजिबल नहीं है, पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा फर्नीचर का पार्ट है, कितना प्रॉपर्टी का पार्ट है, एक लमसम एग्रीमेंट है कि जी टोटल 10 लाख रुपए लेने हैं, उस केस में आपको पूरी की पूरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से मांगी जाए। ओके, तो कई बार ये एक प्लानिंग का पार्ट हो सकता है टैक्सेशन में कि भाई रेंट एग्रीमेंट बनाते हुए बोला जी उसको डिफरेंशिएट करो ही मत। जी जी। ऐसे ही कई बार सर्विसेज ने कि इंक्लूसिव ऑफ सर्विस है कि कुछ सर्विस भी दे रहे हैं हम आपको, रेंट भी दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सर्विस पार्ट बिजनेस इनकम है, रेंटल पार्ट रेंटल इनकम में आएगा। अगर कंपोजिट है, पता नहीं चलता, तो फिर वो जैसे मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देते सोसाइटीज वगैरह, उस सिचुएशंस में। तो ठीक है सर, इसमें लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आप अपनी साइड से अगर कुछ इसमें बच गया है, आपकी कोई ऐसी क्वेरीज हो जो आपको लगता हो जो एक आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इनकम टैक्स में और भी बहुत सारी हमारी वीडियोज आगे आएंगी। और उसमें हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी कवर करेंगे कि प्रॉपर्टी की सेल के केस में भी कैपिटल गेन इनकम होती है। प्रॉपर्टीज में सेल और परचेज करते दौरान कुछ कैश ट्रांजैक्शंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उन सब चीजों को तो हम नेक्स्ट वीडियोज में जरूर कवर करेंगे। फिलहाल इसमें सर ये एक छोटी सी क्वेरी है कि काफी लोग जैसे रेंट कोई लोग कैश ले लेते हैं, कोई चेक से ले लेते हैं, कोई बैंक ट्रांसफर ले लेते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस है या वो वैसा नहीं करना चाहिए? देखिए रेंट रिसीव करने वाला अगर जो भी रिसीट इनकम को डिक्लेयर करे पूरा कि भाई मेरे को इतना रेंट आया, चाहे वो चेक से आए चाहे कैश से आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश की कोई लिमिट है? जैसे आजकल कैश की बहुत सारी लिमिट्स हो चुकी हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इस तरह की कोई रेंटल इनकम में भी लिमिट है कि भाई आप साल में इतना ही कैश से ले सकते हैं रेंट, या इसकी कोई लिमिट? रेंट रिसीव करने वाले के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। पे करने वाले की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसको कैश में कितना रेंट देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। वो जब हम अपनी अगले प्रोविजंस में नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज बड़ा क्लियर करेंगे। तो मीन्स अगर लैंडलॉर्ड कोई रेंट रिसीव कर रहा है तो वो अगर वो इनकम को डिक्लेयर कर देता है कि ये मेरी इनकम है, तो वो कैश में ले, चाहे ऑनलाइन ले, चाहे चेक से ले, कोई फर्क नहीं है। बट देने वाले को जरूर फर्क पड़ सकता है इस चीज में। देने वाले को, रेंट पे करने वाले को बहुत सारी चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस है, बिजनेस वाला अगर बिजनेस ओनर, मैं बिजनेस करने के लिए ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे लिया और मैं अगर कैश में पेमेंट कर रहा हूँ रेंट की, तो मेरे लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो लेने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब वो क्या दिक्कतें हैं, उनको कैसे ठीक करा जाए या कैसे नहीं होनी चाहिए, वो चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक चूज किया। हाँ, तो दोस्तों ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जयप्रकाश जी ने रेंटल इनकम से रिलेटेड लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे जयप्रकाश जी से कांटेक्ट करना हो तो इनकी ईमेल आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। अगर आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं आप तक आगे जरूर मिलें और आते रहेंगे। बेल आइकन भी जरूर दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम आगे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।